एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो एक साहूकार के यहाँ काम करके अपना और अपने छोटे भाई रिंकू का पेट भरता था। उनका एक हाथी भी था जिसका नाम रंगा था। बिरजू और रिंकू रंगा हाथी को बहुत प्यार करते थे और वो अपने रंगा हाथी की हर बात समझते थे और रंगा भी उनकी बात समझता था। बिरजू और रिंकू के माता पिता बचपन में ही मर गए थे। रंगा हाथी के अलावा उन दोनों भाई का इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन की बात है, बिरजू रिंकू से कहता है, रिंकू, रंगा के साथ ही खेलते रहोगे या साहूकार के यहाँ भी काम करने चलोगे? अगर जरा सी भी देर हो गई तो साहूकार गुस्सा करेगा। हाँ भाई, अभी चलता हूँ। फिर दोनों भाई साहूकार के यहाँ काम करने चले जाते हैं तो उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाती है। आज फिर तुम दोनों को आने में देर हो गई। मैंने कितनी बार कहा है थोड़ा जल्दी आया करो। वो आज घर पर थोड़ा काम था तो इसीलिए देर हो गई। अब जाओ, जाकर काम करो। साहूकार के जाते ही, बिरजू भैया, ये साहूकार भी ना जरा सी देर क्या हो जाती है तो कितना गुस्सा करता है, और जब हम ज्यादा काम करते हैं तो फिर कुछ नहीं कहता। क्या करे रिंकू, हमारी किस्मत ही ऐसी है। इस साहूकार के यहाँ काम करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। चल, अब बातें मत बना। साहूकार ने इस तरह बातें करते देख लिया ना तो हमें काम पर से निकाल देगा। फिर दोनों भाई अपना अपना काम करने लग जाते हैं और जब शाम हो जाती है तो साहूकार उन दोनों की छुट्टी कर देता है। फिर दोनों भाई अपने घर चले जाते हैं तो देखते हैं, अरे रंगा, तू अभी तक हमारा इंतजार कर रहा है? रंगा सूंड हिलाकर उन्हें बताता है, मैं कब से भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। देख, मैं तेरे लिए केले लाया था, ले केले खा। फिर दोनों भाई रंगा को केले खिलाकर खुद भी दोनों भाई खाना खाने चले जाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। फिर आधी रात के समय जब दोनों भाई सो रहे होते हैं तो कुछ आदमी रंगा को पकड़ कर ले जाते हैं। इस हाथी के तो बहुत दाम मिलेंगे। सही में हम तो माला माल हो जाएंगे। अच्छा हुआ उस साहूकार ने हमें बिरजू और रिंकू के घर का पता बता दिया। अब हम इस हाथी को ले जाकर उन साहब को दे देंगे, फिर वो हमें बहुत पैसा देंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो इस हाथी का क्या करेंगे। अब कुछ भी करें, मैं तो बस अभी से अमीर बनने के सपने देखने लगा हूँ। अरे सपने ही देखता रहेगा। अब जल्दी चल, अगर किसी ने देख लिया ना तो अमीर तो क्या, भिखारी बनने के लायक भी नहीं रहेंगे। फिर वे सभी आदमी रंगा को गांव से दूर एक पुरानी हवेली में ले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अजनबी आदमी मिलता है जिसने अपने मुंह पर नकाब लगाया हुआ था, तो वो रंगा को उस आदमी के हवाले कर देते हैं। ले आए हाथी को, ये लो तुम्हारा इनाम। तभी उन आदमियों में से एक आदमी उस अजनबी से पूछता है, साहब, अगर आप कहो तो एक बात पूछूं? हाँ, पर जल्दी पूछो। साहब, आप इस हाथी का क्या करेंगे? अजनबी गुस्से से उन आदमियों को देखता है और कहता है, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल गए ना, अब जाओ यहाँ से। फिर सभी आदमी डर की वजह से वहाँ से चले जाते हैं और उन आदमियों के जाते ही वो अजनबी आदमी अपने मुंह से नकाब उतार कर जोरों से हंसता हुआ, मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। मैं इस हाथी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इस दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। फिर मेरा नाम हर देश के कोने कोने में होगा। उस साइंटिस्ट की हवेली में बहुत से जानवर थे जिन्हें उसने बंद करके रखा हुआ था। वो उन सभी जानवरों के ऊपर रिसर्च कर चुका था, लेकिन उसे अब एक हाथी पर एक्सपेरिमेंट करना था। उसने रंगा हाथी को जंजीरों में बांध कर रखा हुआ था। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देता है और अगले दिन बिरजू और रिंकू जब सोकर उठते हैं तो देखते हैं, अरे ये रंगा कहाँ चला गया? ये तो ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाता, पता नहीं कहाँ गया होगा। चलो चलकर ढूंढते हैं। फिर वो दोनों भाई रंगा को ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें रंगा को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, पर रंगा उन्हें कहीं नहीं मिलता।
और वो दोनों रंगा को याद कर कर के रोने लगते हैं। मेरा रंगा तू कहाँ चला गया? पता नहीं रंगा किस हालत में होगा, पता नहीं कौन ले गया हमारे रंगा को। उधर साइंटिस्ट जैसे ही रंगा हाथी के ऊपर पहले दिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंजेक्शन लगाता है तो रंगा बड़ी जोरों की चिंघाड़ता है। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम ये मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? लेकिन साइंटिस्ट रंगा की भाषा नहीं समझ पा रहा था। वो उसे इंजेक्शन लगा देता है और रंगा बेहोश हो जाता है, पर साइंटिस्ट उसके ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहता है। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं दुनिया का सबसे बड़ा ऐसे ही उस साइंटिस्ट को रंगा हाथी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए काफी दिन हो जाते हैं। तो फिर एक दिन बस एक और लास्ट दिन, फिर ये हाथी आदमियों की तरह बात करने लगेगा, उन्हीं की तरह बोलेगा। बस कल का दिन और। फिर वो साइंटिस्ट अगले दिन का इंतजार करने लगता है। जैसे ही अगला दिन आता है, बस आज मेरे एक्सपेरिमेंट का आखिरी दिन है। जैसे ही मैं इसे ये इंजेक्शन लगाऊंगा, फिर ये हाथी आदमियों की तरह बोलेगा। फिर जैसे ही वो साइंटिस्ट रंगा हाथी को इंजेक्शन लगाता है तो वो हाथी जोरों से चिंघाड़ने लगता है। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रंगा हाथी चिंघाड़ता रहता है, पर साइंटिस्ट को उसके ऊपर जरा भी दया नहीं आ रही थी। वो तो बस अपने एक्सपेरिमेंट पूरा होने का इंतजार कर रहा था। वो उसके ऊपर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करता रहता है। उसके ऊपर हाथी के चिल्लाने का कोई असर नहीं होता। जैसे ही साइंटिस्ट रंगा हाथी के ऊपर आखिरी इंजेक्शन लगाता है तो हाथी बुरी तरह तड़पने लगता है और वो बुरी तरह चिल्ला रहा था, बचाओ, मुझे मत मारो, मेरा दम घुट रहा है, कोई मुझे बचाओ। जैसे ही साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला होता है, तभी अचानक से उस साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और रंगा की मौत हो जाती है। ओह, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये मेरा 5वां एक्सपेरिमेंट था और ये भी फेल हो गया। बड़ी मुश्किल से तो इस बार हाथी का इंतजाम किया था, अब दूसरा हाथी कहाँ से लाऊंगा? रंगा हाथी मरने के साथ ही भूत बन जाता है और वो अपने सामने खड़े साइंटिस्ट को अपने पैरों से कुचलकर उसे मार देता है और जोर जोर से रोने लगता है। किसी भी आदमी को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो भूत हवेली से निकलकर गांव में चला जाता है तो उसे वहाँ से जाता हुआ एक आदमी दिखाई देता है। ये इंसान जिंदा रहने के लायक नहीं है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको। फिर वो भूत उस आदमी को अपने पैरों से कुचलकर मार डालता है और जोरों से चिंघाड़ने लगता है। फिर अगले दिन गांव के लोगों को उन आदमियों की कुचली हुई लाश मिलती है। अरे इन आदमियों को किसने मारा और इनकी ये हालत कैसे हुई? इन्हें किसने कुचला होगा? क्या पता कौन इन्हें मार कर चला गया, और कौन कर सकता है ऐसा? देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी हाथी ने कुचल दिया हो। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और ये खबर बिरजू और रिंकू तक भी पहुंच जाती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई रात में आदमियों को अपने पैरों से कुचलकर मार रहा है? तभी बिरजू सोचने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब रंगा कर रहा हो? गांव के लोग भी कह रहे हैं ये किसी हाथी का ही काम हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी बिरजू रिंकू से कहता है, जो मैं सोच रहा हूँ कहीं तू भी तो नहीं सोच रहा? हाँ भाई, पर हमारा रंगा ऐसा नहीं कर सकता।
वो तो बहुत ही अच्छा है। वो तो किसी को मारने की सोच भी नहीं सकता। नहीं नहीं, हमारा रंगा ऐसा नहीं कर सकता। वो कोई और ही होगा जो आदमियों को मार रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते बिरजू और रिंकू का सारा दिन निकल जाता है और रात को दोनों भाई खाना खाकर सो जाते हैं। और जैसे ही आधी रात होती है, भूत गांव में घूमने लगता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है तो वो उसे पकड़ लेता है। मुझे मत मारो, अरे मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों मार रहे हो? भूत उस आदमी की एक नहीं सुनता और उसे अपने पैरों से कुचल कर मार डालता है। जब भूत उस आदमी को मार रहा होता है तो एक औरत अपने घर की खिड़की से ये सब देख रही होती है। अरे, ये तो बिरजू और रिंकू का रंगा हाथी है। ये भूत कैसे बन गया? यही सब गांव वालों को मार रहा है। फिर वो औरत डर की वजह से खिड़की बंद कर लेती है और भगवान को याद करने लगती है। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो वो औरत गांव वालों को भूत रंगा हाथी के बारे में बताती है। अरे, ये और कोई नहीं, बिरजू और रिंकू का रंगा हाथी है जो अब भूत बन चुका है और वही सबको मार रहा है। फिर सब गांव वाले बिरजू के घर जाते हैं और उसे बताते हैं। बिरजू, तेरा रंगा ही ये सब कर रहा है। वो ही सबको मार रहा है। अब तू ही सबको बचा सकता है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा रंगा कभी ऐसा भी कर सकता है। फिर जैसे ही रात होती है, रंगा भूत गांव में घूमने लगता है और एक आदमी को वो भूत मारने ही वाला होता है। तभी बिरजू और रिंकू भूत के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। रंगा, छोड़ दो इन्हें। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम इन गांव वालों को क्यों मार रहे हो? तुम तो ऐसे नहीं थे। और तुम्हें किसने मारा? अपने स्वार्थ के लिए मुझे मार डाला। मैं तड़पता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। वो मुझे दर्द देता रहा और मुझे मार डाला। मुझे नहीं पता कितने मासूमों को उसने मार डाला। ये सभी इंसान एक जैसे होते हैं। शांत हो जाओ रंगा, शांत हो जाओ। लेकिन हाथी के ऊपर तो खून सवार था, पर जैसे ही बिरजू रंगा के ऊपर हाथ फेरता है तो वो शांत हो जाता है और रोने लगता है। बिरजू और रिंकू भी रोने लगते हैं। हमें तुम्हारी मौत का बेहद दुख है, पर इसमें इन गाँव वालों की कोई गलती नहीं है। इन्हें मत मारो। मैं इन्हें तभी छोड़ सकता हूँ जब ये किसी भी जानवर को नहीं मारेंगे, ना ही उन्हें तकलीफ देंगे। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी जानवर को नहीं मारेंगे। इतना कहते ही भूत उस आदमी को नहीं मारता और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चला जाता है।